तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो हमने अभी रिसेंटली में लूसेंट की ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू करी है। तो आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी से चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, वनडे टाइप एग्जाम हो, काफी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी एक अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है, एक हिस्ट्री की तरह है कि नहीं। ये दोनों काफी बड़े सब्जेक्ट हैं अगर देखा जाए तो आज हम इनको ऑब्जेक्टिव के थ्रू करेंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू। और इफ अगर आपको ये सेशन लाइव अटेंड करना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का। और मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, तो आप ये सेशन लाइव भी वहाँ आ सकते हैं अटेंड करने। बाकी तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में इस पे यूट्यूब पे डालूंगा ही। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि ज्योग्राफी का एक जो फादर हैं वो कौन है। तो हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, एरास्टोथनीज और हिकेटियस। तो ये तो वैसे इजी है एक तरीके से। काफी लोगों को लगता होगा कि इसका आंसर इरेटोस्थनीज होना चाहिए, लेकिन इसका हिकेटियस आंसर इसके अंदर प्रोवाइड करा गया है। और इसका रीजन आप लोगों को पता पता भी होगा कि नहीं, जहां तक है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं सीएनडी में इरेटोस्थनीज और हिकेटियस में, बट इसका मेन आंसर जो अगर हम देखा जाए तो कौन है, हिकाटियस। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछता है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। यानी कि एक तरीके से ये जो ज्योग्राफी है उसको अलग से एक सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट को स्थापित करने का जो एक कंट्रीब्यूशन दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, इरेटोस्थनीज, हिपार्कस, हिकेटियस, हेरोडोटस। तो इसका आंसर है इरेटोस्थनीज। यानी कि इन्होंने क्या करा था, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र बनाया था, यानी कि एक अलग से सब्जेक्ट पूरे तरीके से। किसने, इरेटोस्थनीज ने। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका आंसर आप बताइएगा, हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज या एनेक्सिमेंडर। इसका आंसर है इरेटोस्थनीज। यानी कि जो सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का इस्तेमाल करा था वो इरेटोस्थनीज ने करा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। यानी कि ये जो ज्योग्राफी एक शब्द है उसके आधार पर अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या डिफाइन करता है ये। ऑप्शन कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, या भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंत संबंधों का अध्ययन करता है, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ये इनमें से कोई नहीं। तो ज्योग्राफी के शब्द से ही हमें पता चल जाता है एक तरीके से कि ये क्या है, कि भूगोल ये एक वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। मतलब एक तरीके से पृथ्वी पे रिलेटेड जो लैंड से रिलेटेड या एयर वगैरह, मतलब हर एक चीज को ना, एटमॉस्फेयर वगैरह, ये सारी चीजों को कई बार हम स्टडी करते हैं कि कौन सा लैटिट्यूड कहाँ है, कौन सा पहाड़ कहाँ है, कौन सी वोल्केनो कहाँ है, समुद्र में क्या हो रहा है, कहाँ तक क्या, ये सारी चीजें ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। टॉलमी, कांट, वारानियस, टेलर। तो ये किसने कहा था, ये कहा था वारेनियस। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ अपना भी आंसर लगा सकते हैं। मतलब जस्ट लाइक आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने मन में आंसर सोच लिया, उसके बाद आपने सही आंसर देखा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। तो फ्रेडरिक रेडजेल, ग्रिफिथ, टेलर, फेब्रो, विडाल डी प्लास। अगर आपको बता दूं तो ये जो जितने भी ये थ्योरी वगैरह है ना ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये हरियाणा पीसीएस में बहुत पूछी जाती हैं। तो सेवेंथ का आंसर होना चाहिए क्या, ग्रिफिथ, टेलर।
ठीक, नवनियतिवाद, न्यू पॉसिबिलिज्म बोलते हैं ना इसको, आई थिंक, हाँ वही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है, ये कथन किस विद्वान का है? तो ये है डटन, जेम्स हटन, डेविस, वॉल्टर पैंक। तो इसका आंसर आप अपने मन में लगा लीजिए, बट इसका आंसर सही है जेम्स हटन। ठीक, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था? जेम्स हटन ने कहा था। ओके, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका? कथन किसका है? वॉल्टर पैंक, डब्ल्यू एम डेविस, एलसी किंग, पेल्टियर। तो इसका आंसर है डब्ल्यू एम डेविस। कि जो स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये बोला गया था डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का, यानी कि एक विद्वान के द्वारा बोला गया कि हिस्ट्री है कि वो वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, लेकिन जो भूगोल है वो बताता है कि कहाँ, एक तरीके से वो तार्किक चीज बताता है कि यहाँ पे ये चीज हुई इस तरीके से। तो ये किसने कहा था? कार्ल सावर, एन जे स्पाइसमैन, एच जे मैकेंडर, डी एच हिटलसी। तो ये था कार्ल सावर के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना चट्टानों वगैरह के बारे में, एस्ट्रॉइड वगैरह वहां गिर जाता है, कुछ मिनरल्स वगैरह इन सब के बारे में। तो ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है, इसका फादर किसको माना जाता है? डेविस, पेशेल, पैंक, हटन। तो इसका आंसर है पेशेल। ठीक, नेक्स्ट, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए जे हर्वर्ट हर्बर्टसन, जॉर्ज टैथम, हार्टसॉन, ग्रिफिथ टेलर। तो इसका आंसर है ग्रिफिथ टेलर। ठीक, जो कि विचारधारा को प्रतिपादक थे किसके? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? विडोल, डी लाप्लास, जीन ब्रूनस, हेटनर, एच एच बैरोज। तो इसका आंसर है एच एच बैरोज करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय भूगोल का प्रारंभिकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स, टॉल्मी, स्ट्रैबो, थियोफ्रेस्टस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ए, थैलस। ठीक, ये खत्म ही होने वाला है, 18 क्वेश्चन थे, 4 और बचे हैं, फिर बाकी हम स्टार्ट करेंगे सौरमंडल। नेक्स्ट है ना वो, ये शायद जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, बट ठीक है करेंगे, अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? अच्छा, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके ओके ओके, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो देखा जाएगा, वो हम करेंगे उस चीज को भी टैकल। अच्छा, एक बार सलोनी जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए।
हेलो सलोनी जी, अपना माइक ऑफ करेंगे? वो थोड़ा सा आवाज का इशू आ रहा है। हाँ, हो सकता है। चलो, सॉरी म्यूट करने के लिए, बट हाँ, करना जरूरी था। वैसे इंग्लिश मीडियम तो मेरा भी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम समझ ही लेते हैं। मेरा तो स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोल वेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर, एच जे हर्बर्टसन, फ्रेडरिक रेडजेल या हम्बोल्ट? तो इसका आंसर है ए, कार्ल रिटर। रीजनल ज्योग्राफी का पिता बोला जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 17, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मतलब एक तरीके से मानव भूगोल का, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का संस्थापक। विलास, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स? तो इसका आंसर है सी, कार्ल रिटर ह्यूमन ज्योग्राफी के संस्थापक माने जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसने कहा है? ये ब्लाश, हंटिंगटन, कू, सैंपूल, हम्बोल्ट? तो इसका आंसर है सी, सैंपूल ने कहा है कि जो मानव भूगोल है वो अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक। तो ये जो अर्थ एवं विषय क्षेत्र से रिलेटेड जो हमारा ये टॉपिक था, ये कवर हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। और इसके अंदर क्वेश्चन है कितने, 200 क्वेश्चन है पूरे पूरे। लेकिन यही है कि अगर आपने 200 क्वेश्चन लगा लिए तो आपको कोई इशू नहीं होगा। मतलब इशू इन द सेंस कि हाँ ठीक है, आपका रिवीजन ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी तो हम सब लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन पेपर में जाके थ्योरी थोड़ी लिखनी है, प्रीलिम्स में खासकर। वहां तो हमें क्वेश्चन सही करने हैं। अच्छा, लेकिन मैम इसमें आपको एक चीज करना पड़ेगा, माही मैम, कि आप मेरे को सही आंसर बताते चलिएगा। मैंने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है, आपको भी बार बार देखने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने स्क्रीनशॉट इसमें ग्रुप में भेज दिया, तो आप उसमें से देख के बता सकते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जेएल बेयर्ड, कोपरनिकस और केपलर? ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। सौर प्रणाली, इसका आंसर सी, कोपरनिकस ना। हाँ, तो यानी कि सोलर सिस्टम एक तरीके से सौर प्रणाली, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी के सूरज चक्कर लगाता है। ये कोपरनिकस ने बताया था। केपलर के तो लो हैं, केपलर ने 3 लो दिए थे ना। केपलर, तीनों लो हम पढ़ लेंगे चलो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? यानी कि सूरज के जो चारों तरफ ये जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मतलब एस्ट्रॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी कि वही एस्ट्रॉइड, पुच्छल तारा यानी कि स्टार्स एक तरीके से। तो उनको क्या कहते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर ग्रह? ए, बताइए। तो उनको क्या बता रहे थे आप आंसर? हाँ, ए बता रहे थे ना। हाँ ठीक है, इसका आंसर होगा ग्रह यानी कि प्लैनेट्स। जस्ट लाइक जैसा हमारा अर्थ है, हमारा जुपिटर, वीनस, मरकरी, ये सब क्या करते हैं? ये सब चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सूरज के, तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। अब आप बोलेंगे तो सर एस्ट्रॉइड क्या होता है?
एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो आपके एक निर्धारित बेल्ट में होते हैं। जैसे अधिकतर अगर देखने को मिलेगा मार्स और जुपिटर के बीच में जो खगोलीय पिंड टाइप से मिलेंगे, जो उसमें घूमते रहते हैं, तो उनको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं ना। ठीक। उपग्रह होते हैं हमारे प्लैनेट्स के, जो कि हमारे प्लैनेट के यानी कि जो हमारे ग्रह के चक्कर लगाता है उसको हम उपग्रह बोलते हैं। ठीक। तो जैसे मून है, मून हमारा एक उपग्रह तरीके से हम बोल सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी कि जैसे कोई प्लेनेट है और उस प्लेनेट का कोई दूसरा एक छोटा सा प्लेनेट चारों तरफ घूम रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, शोर तारा। ये तो मैंने अभी आंसर बता दिया इसका। तो बताइए इसका आंसर क्या है? एग्जैक्टली। तो वो मैंने अभी बताया था, जैसा हमारी पृथ्वी है उसका जो चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो कौन लगाएगा? मून। तो वो क्या है? उपग्रह किसका? हमारी अर्थ का। इस तरीके से हर एक प्लेनेट के अलग अलग उपग्रह हैं, जुपिटर के अलग है। तो सबसे ज्यादा जो उपग्रह अभी तक बताए जाते हैं वो किसके हैं? सैटर्न को। ठीक। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। ये तो सबको ही पता होगा, बचपन में हम पढ़ते थे। पहले 9 होते थे, बाद में 8 हो गए। किसको हटा दिया गया? प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि प्लूटो जो था वो प्लैनेट्स की डेफिनेशन में नहीं आ पा रहा था, फिट नहीं हो पा रहा था। सबसे पहली बात तो वो उल्टा घूमता था, स्पिनिंग वगैरह उसकी अलग होती थी, प्लस वो सूरज के चारों तरफ नहीं चक्कर लगा पा रहा था। तो एक प्लैनेट्स की एक डेफिनेशन होती है। ठीक। तो वो उस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसको निकाल दिया गया। अब 9 की जगह 8 रह गए। चलिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से क्रम सही है? यानी कि कुल मिला के आपको ये तो उंगलियों पर रटा होना चाहिए कि सूरज से बढ़ती दूरी यानी कि सबसे पास कौन है, उससे दूर कौन सा, उससे दूर कौन सा। तो ये आपको क्रम बताना है। तो मैंने तो एक ट्रिक बना रखी थी इसकी, जो कि एनसीईआरटी में भी दे रखी है। MVEJSUN। सबसे पास कौन सा है? मरकरी। उसके बाद क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, है कि नहीं? फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो ये उसी क्रम में आपसे दूरी दूरी पे होंगे। किससे? सूरज की। जो सबसे पास है वो कम दूरी पे, जो सबसे दूर है वो सबसे ज्यादा दूरी पे। तो वही क्रम लगाना है। अब आप इसका तो खुद से आंसर दे देंगे। इसका मैं सही भी आंसर नहीं बताऊंगा ना सेवेंथ वाले का, क्योंकि ये बहुत इजी है। तो सिक्स्थ और सेवेंथ का आंसर और नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया। अब आप उससे खुद लगाइएगा। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मतलब वही, पृथ्वी के सबसे पास कौन है? मार्स है। फिर उससे दूर कौन सा है? फिर उससे दूर कौन सा है? तो सबसे पास मंगल है कि नहीं? तो उस तरीके से। तो अब आप सिक्स्थ और सेवेंथ का खुद लगाएंगे। मैंने ट्रिक जो की है MVJSUN करके ना, जो कि एनसीईआरटी में भी है। अब उसके आधार पे देखते हैं कि आप कितना लॉजिकल माइंड लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? अब अच्छा, अवरोही किसको बोलते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर की डिक्रीजिंग ऑर्डर? यार मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है वैसे। हेलो माही मैम, किसको बोलते हैं अवरोही? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? अच्छा, डिक्रीजिंग होता है अवरोही। तो ये आकार के अनुसार। ठीक ठीक, ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताते चलिएगा मुझे भी, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी हिंदी नहीं है, बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। तो इसका आंसर क्या सही है बताइए? अवरोही क्रम के अनुसार, मतलब खासकर आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अच्छा, एक काम और करते हैं ना, जो भी हिंदी मीडियम के हैं, यार मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है, बृहस्पति किसको बोलते हैं इंग्लिश में, अरुण किसको? तो एक बार बताना। बृहस्पति आप जुपिटर को। हेलो।
बृहस्पति मेरे हिसाब से जुपिटर को ही बोलते हैं, और शनि सैटर्न, और अरुण और वरुण में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पृथ्वी तो अर्थ हो गया। शुक्र मेरे हिसाब से वीनस, मंगल मार्स। चलो ठीक है, इसको आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। ये बीपीएससी 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। निहारिका। एग्जैक्टली। चलिए आगे चलते हैं। कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, मतलब वही वेलोसिटी, यानी कि जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं उनकी जो वेलोसिटी रहती है वो नियत रहती है। बी ऑप्शन, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते हैं, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। एग्जैक्टली ठीक है, अधिकतम होगा जिस टाइम पे वो उसके पास में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, ठीक है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पे स्थित है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी या मंगल पे? मंगल ग्रह पे, एग्जैक्ट। अब आप इसका अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं कि हमारे जो सबसे ज्यादा अधिकतर जो कोई भी मिशन भेजा गया है या कोई भी रोबोट भेजा गया है या जस्ट लाइक किसी भी एजेंसी के द्वारा, वो मैक्सिमम अभी तक हम कहाँ पहुंच पाए? मंगल पे ना। तो मंगल पे ही उन्होंने अच्छे से डिस्कवर कर लिया होगा ठीक ठाक। बाकी हाँ ठीक है, अगर याद रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। यार ये पार्थिव ग्रह क्या होता है? अगर किसी को पता है पार्थिव नाम इंग्लिश में क्या हो सकता है, अगर पता हो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बाद में बता दूंगा। मेरे को एक्चुअल में नहीं पता है पार्थिव किसको बोलते हैं। पार्थिव मेरे हिसाब से जो पृथ्वी से दूरी की तरफ में है। चलो ठीक है, इसको देख लेंगे, बट इसका आंसर क्या है ये बताइए। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, इसको मैं देख के, चलो। कितनी? 4। मेरे हिसाब से पृथ्वी से पहले वाले। अच्छा, तो ये मतलब कौन से ग्रह होते हैं, मतलब जो कि, मतलब मैं समझा नहीं, पार्थिव किसको बोल रहे हैं ये? अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, आप हिंदी में बताओ तो मैं हिंदी में कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था ना पार्थिव किसको बोलते हैं। अच्छा, मतलब जो कि सूरज के पास है ना? ये वही तो हो गया ना। ठीक है, थैंक यू। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। नहीं, वो तो आपने चार बताए। अच्छा,
अच्छा। हाँ, मेरे को ये हिंदी मतलब हिंदी का जो ये टर्मिनोलॉजी है वो मुझे नहीं पता एक्चुअल में ये। अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ थैंक यू। हम्म। हाँ हाँ, वही हार्ड सरफेस हो गया एक तरीके से, सही बता रहे हो आप। तो इसका आंसर क्या है, जो कि पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। ठीक है। और बाहरी ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4, 3। बाहरी यानी कि आउटर हो गया ये एक तरीके से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। शनि, अरुण, वरुण, मंगल। बृहस्पति सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है। अच्छा ठीक। अच्छा, एक एक और चीज बता दीजिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप थोड़ा सा इसमें हेल्प करिए कि अरुण को क्या बोलते हैं? मतलब मेरे को इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, अरुण और वरुण में। अरुण कौन सा है अगर इंग्लिश में देखा जाए तो? ध्यान है? क्योंकि मेरे को इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है हिंदी वालों में, अरुण और वरुण, ये किसको बोल रहे हैं? यूरेनस वगैरह में। चलो ठीक है, इसको मैं ही देख के बता दूंगा एक बार। निम्नलिखित में से किन दो। अच्छा। यूरेनस। हाँ, गूगल पे आप। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो उसमें गूगल करके वो साल वो फिर कॉपीराइट वाला कुछ कर देते हैं ना सीन। यूरेनस ना। हाँ। ओके। ठीक। और वरुण नेपच्यून। ठीक। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त घूमते हैं? भाई साहब, ये कुछ ज्यादा ही हम इन डिटेल हिंदी पढ़ूंगा, मस्त मजा आ रहा है, पर ठीक है। इसमें साथ देते रहिएगा। बट हाँ, अच्छा है, क्योंकि ये सब चीजें भी जाननी चाहिए हिंदी में भी। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त घूमते हैं? बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण। क्या आंसर है इसका? शुक्र और अरुण वामवर्त घूमते हैं। ठीक है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। ये कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति, इन सब। हाँ, एग्जैक्टली। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा। धूमकेतु, ठीक है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे वो? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। ये तो कोई भी बता देगा, इस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। इसका आंसर क्या है? कोपर कोपरनिकस, क्योंकि न्यूटन के द्वारा लॉ दिए गए थे, डाल्टन के द्वारा एटम थ्योरी दी गई थी, आइंस्टीन थी जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड, उन्होंने तमाम योगदान दिए हैं और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1928 में। बट जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए इनको नहीं मिल पाया, दूसरे योगदान के लिए मिला था। वो आप लोग बताइएगा किस योगदान के लिए मिला था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
बट अच्छा लग रहा है पहली बार कि इतना चलो हिंदी में जानने के लिए मिल रहा है। बाकी जितनी चीजें हैं उनको हम डिटेल में भी करेंगे, अभी क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। सूर्य। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। ये तो सबको पता होगा। हाइड्रोजन और हीलियम, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम की क्या होती रहती है, रिएक्शन होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे सूरज का इतना टेम्परेचर होता है। वरना किसी के दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर वैक्यूम है और वैक्यूम में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज जल कैसे रहा है? क्योंकि कोई चीज तब जलती है जब ऑक्सीजन होती है, तो वो जलता नहीं है। वो हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट, हीलियम हाइड्रोजन में कन्वर्ट, ये एक प्रोसेस चलता रहता है जहां पे आपको ऑक्सीजन की नीड नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल। ओके। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, समताप मंडल। वर्ण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? नहीं नहीं, ऊपर वाला भाग यानी कि वो आउटर हो गया, आउटर स्फेयर। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं इनको एक बार इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इनकी सेंड कर दूंगा ग्रुप में इसके बाद। कोरोना। ठीक। ओके। यार ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है मेरे को, वरुण, आई थिंक। हाँ हाँ, मैं वही तो सोच रहा हूँ कि यार ये वरुण की आवाज लग रही है मुझे बार बार। चलो ठीक है। भाई देखते रहना, हिंदी कमजोरी है थोड़ी। अरे यार ये इंग्लिश में नहीं मिल रही थी ना, दिक्कत ये हो गई। हाँ। नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन सिर्फ इसी में होगा, ये सोलर सिस्टम वगैरह में, जो बाकी आगे चीज है उनमें नहीं है इतना कंफ्यूजन कुछ। बाकी तो वही है कि थैंक यू सो मच फॉर दिस, अच्छा लगा। हाँ ठीक। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है। इनमें से सभी तो यानी कि कुल मिला के ये है कि हमेशा आप देखेंगे तो हमारा जो सूरज है वो सदैव कहाँ से निकलता है? ईस्ट साइड से। तो उसके कारण बताए गए हैं कि जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, या अर्थ जो है हमारी ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, या हम ईस्ट में स्थित है ये जो सूर्य है, ये इनमें से सभी। ठीक है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? जो नॉर्वे हमारी नॉर्डिक कंट्री है, यूरोपियन, उसमें अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, यानी कि रात में सूरज दिखाई देता है एक तरीके से। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। 21 जून। अरे ये कौन सा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे कौन सा, ये शॉर्टेस्ट डे? ओके ठीक है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरेजी। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। ठीक है। ये जो अपोजी और पेरेजी है, ये तो डिस्टेंस होती है सूरज से किसी एक प्लेनेट की, जैसे जैसे लाइक हमारे अर्थ की है। अपोजी यानी कि जिस टाइम पे दूर होता है, पेरोजी यानी कि जिस टाइम पे पृथ्वी पास होती है सूरज के, 15 करोड़ और 14 करोड़। हम्म।
एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसोर, अपसोर, उपसोर। ठीक। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। ओके, खगोलीय एकक कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को। और ये एग्जैक्ट में खगोलीय एकक मेरे हिसाब से, अच्छा चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ, वरना फिर डिटेल में हो जाएगा काफी। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मतलब इसका क्या मतलब है मध्य रात्रि सूर्य का? सांध्य प्रकाश, उद्यमन सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। एग्जैक्टली exactly. यानी कि सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना क्या कहलाता है? मध्य रात्रि सूर्य, यानी कि रात में सूरज दिख रहा है कि नहीं? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागर क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, जापान से पूर्व के क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है। हमारे दो पोल है ना, वो हमारा नॉर्थ पोल की तरफ हमारा क्या आता है? आर्कटिक, और अंटार्कटिक साउथ पोल की तरफ। तो हमारा जो सूर्य है जो मध्य रात्रि में दिखेगा कहाँ? जब ऊपर की तरफ किरणें आएंगी नॉर्थ पोल की तरफ ना, तो इसलिए आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक। हम्म। ये जो है, ये हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, अभी जैसे स्टेट पीसीएस आने वाला है, ठीक, या यूपीएससी भी है, ये तमाम अदर एग्जाम है। तो अब थ्योरी तो सबने बहुत बार पढ़ ली है, मैं बोल रहा हूँ तुमने भी पढ़ ली होगी, सब लोगों ने बहुत बार पढ़ ली है। बार वो थ्योरी रिपीट करने से कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा था, तो लूसेंट जो है ना, ऑब्जेक्टिव बुक निकाल रखी है अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मीडिएवल, ये सारे क्वेश्चन के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। अब इतना है कि थ्योरी सबको आती है, क्वेश्चन नहीं लगाने, तो इसके थ्रू रिवीजन कर ले रहे हैं। अब इंग्लिश में मुझे मिल नहीं रही थी, तो हिंदी में हम कर रहे थे। करंट भी कर रहे हैं ना हम, करंट भी तो कर रहे हैं हम, रात में 9 से 10 करंट हमने 9 से 10 चालू करा है। हाँ हाँ हाँ, तुम थोड़े से बड़े आदमी हो गए ना यार, पैसे उसे कमाने लगे तो कहाँ यार। नहीं कोई नहीं, रात में करते हैं करंट भी। तो आना हो, एक बार आना हो उसमें, अगर तुम पीसीएस दे रहे हो तो। अच्छा 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 अच्छा, चलो सही है, बढ़िया। तो सूर्य में, अच्छा इसका आंसर बता दिया था आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, या दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, धब्बे की वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, या इनमें से कोई नहीं? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ठीक है। काले धब्बे, आप काले धब्बे बोलेंगे कैसे? जैसे वो नहीं, आपने सूरज का कभी एक अच्छे से इमेज देखना, उसमें ब्लैक डॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बट हाँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, अभी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75% या 54%? यानी कि जो, हाँ एग्जैक्टली exactly, जो हाइड्रोजन और हीलियम की जो वो एक वो प्रक्रिया चल रही है रिएक्शन वाली, तो हाइड्रोजन उसमें कितना है? 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य?
सूर्य एग्जैक्टली सूरज कोई एक प्लेनेट नहीं है, सूरज को एक तारा बोला जाता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस? 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन? ठीक है, वही हाइड्रोजन हीलियम की रिएक्शन होती है, तो हाइड्रोजन के बाद क्या मिलेगा? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3, 7.3, 9.4, 10? ये तो सबको पता होगा, 8.3। ठीक, चलिए। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल? ये मैंने आपको अभी वो बताई थी ट्रिक, MVEEGSUN, तो एम से मरकरी। तो अब इसके अनुसार देख लीजिए कि इनमें से सबसे पास ग्रह कौन सा है? MVEJSUN। तो बताइए इसका सही आंसर। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? हम बताइए क्या है आंसर। नहीं नहीं, मरकरी नहीं, हिंदी वालों के लिए ना, हिंदी में अलग हो जाता है, लेकिन ये वैसे नहीं दिया है मरकरी। ये देखो, इन्होंने चार ऑप्शन अलग दिए हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, तो यानी कि ये एकदम सीरियल वाइज ऑर्डर में नहीं है। मरकरी, विनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। बुक मैंने सेंड कर रखी है ना, खोलो उसको। वो लूसेंट ज्योग्राफी करके ग्रुप में है, उसमें अभी हो जाओगे चैट में तो दिखेगा। मैम क्या बोल रहे थे आंसर आप? हम्म। अच्छा ठीक है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 356, 36, 88? ठीक है। अब इसका भी कारण है, 88 दिनों में एक वर्ष क्यों होता है। देखो, जो जितना पास होगा वो सूर्य को उतने ज्यादा जल्दी चक्कर लगाएगा। पृथ्वी दूर है तो 365 दिन लेती है कि नहीं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि? ये इंग्लिश मीडियम वालों को बस थोड़ा सा इसी वजह, हल्का सा इस वाले टॉपिक में ही दिक्कत होगा, वरना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा मेरे से आगे जितने। कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 40, सोलर सिस्टम वाले में। हम्म। हाँ, हाँ, मेरे हिसाब से वही है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। मतलब मून की तरह। बुध। ठीक, मरकरी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मतलब ये जो इनमें से ग्रह का जो ऑप्शन दे रखा है, इनमें से किनके चारों ओर घूमने वाले, मतलब खुद के उपग्रह नहीं है एक तरीके से? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो? बुध तथा शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है? मून है। तो इस तरीके से इनका कोई भी नहीं है, मरकरी और विनस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल? बुध यानी कि मरकरी। 88 दिन है कि नहीं? 88 दिन का एक साल होता है ना, रिवॉल्यूशन बोलते हैं जिसको। चलिए, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि? जो सबसे पास, वो सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है, बुध। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? यानी कि जो अपने ही मतलब उस पे एक्सिस पे झुका हुआ है सबसे ज्यादा। पृथ्वी, बुध, प्लूटो, शनि?
बुध, मरकरी। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। बताइए। ठीक है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र, यम। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, मतलब एकदम पृथ्वी के साइज के बराबर आपको देखने को मिलेगा? बुध। एक। ठीक है। शुक्र यानी कि वीनस, सिस्टर भी बोला जाता है ना इसको, बहन। चलो 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, लास्ट 50 तक इसको करेंगे तो यानी कि टोटल हम 70 क्वेश्चन कर चुके होंगे। दो तीन क्वेश्चन और बता दो, हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये तो अभी बताया, वीनस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका भी आंसर क्या? शुक्र। इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार बोलते हैं ना, वीनस। सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, एग्जैक्टली, क्योंकि ये मॉर्निंग में भी चमकता है, इवनिंग में भी चमकता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। तो जो भी लोग इसको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो कृपया करके आप एक चीज को समझ लीजिएगा कि थोड़ा सा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको हल्की बहुत दिक्कत इस वाले चैप्टर में हो सकती है, बट अदर जो चैप्टर आएंगे इसके हिंदी में ही, उनमें इतना सच नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश मीडियम ही है और काफी लोगों का इंग्लिश मीडियम होगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है उसको हम टैकल कर लेंगे। ठीक। बट हाँ, इससे आप लोगों को फायदा बहुत मिलेगा, आप मतलब रिवाइज करने में, क्योंकि थ्योरी तो हम सब लोगों ने पढ़ ही ली है, अब थ्योरी तो पूछ नहीं रहा है प्रीलिम्स में, क्वेश्चन लगाने हैं अपन को, क्वेश्चन ही लगाने की प्रैक्टिस हम करेंगे तो हम काफी अच्छे से इस चीज को कर पाएंगे। तो स्टे ट्यून विद मी, बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी हम लूसेंट को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।